हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इसमें मैंने लिया है जो बार बार लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, वो टॉप 100 लिया है। तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा कंप्लीट करना। अगर आपका बायोलॉजी वीक है या फिर आपको रिविज़न करना है तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन निर्माण होता है कोशिका का, इसलिए हम लोग इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है और अपने ही तरह का एक प्रोटीन बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र है। एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। तो कोशिका की खोज किया था रिचर्ड अल्टमैन ने। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है साथियों कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग। तो इसे ये लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। इसमें हाइड्रोलिटिक पाचक एंजाइम होते हैं, कोशिका की सफाई का कार्य करते हैं, क्षतिग्रस्त होने पर अपनी कोशिका को पचा लेते हैं, मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम की खोज किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है साथियों, अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाली प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं कोशिका में राइबोसोम को। ये प्रोटीन और आरएनए से निर्मित होते हैं। इनके चारों ओर कई झिल्ली नहीं होती। ये अंतर्द्रव्यीय जालिका से जुड़े होते हैं और कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जॉर्ज पोलार्डे ने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग के कारण कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है। तो ये हम लोग बोलते हैं गोल्जी इकाई को, क्योंकि ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैमिलो गोल्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है। पादप कोशिकाओं में इसे डिकिएटोसियम कहा जाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है और स्रावी पुटिकाओं का निर्माण करता है। तो कोशिका में परिवहन और पैकेजिंग का कार्य करता है गोल्जी इकाई। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है साथियों कि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो देखो यहाँ पे पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगर पूछता कि कवक, तो कवक में होता है काइटिन से, ये आप लोग याद रखना। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पॉलीसेकेराइड। पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर कार्बनिक यौगिक है। पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता देता है और मानव शरीर इसे पचा नहीं सकता। कागज और सूती कपड़े का मुख्य घटक है। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु में अगर पूछेगा तो वो होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का पहली बार अवलोकन करने के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो रॉबर्ट हुक को जाना जाता है पहली बार अवलोकन करने के लिए। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। कॉर्क की मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया। इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी। स्वयं बनाए गए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, जो अभी विकसित नहीं रहते हैं, अविकसित कोशिकाएं, उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 90S। ये मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं। यह आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं।
ये 50s और 30s उप इकाइयों से बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी इनकी उपस्थिति होती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां। ऊर्जा की इकाई क्या है जिसका उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में करता है? तो ये है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसके फॉस्फेट बॉन्ड में अपार ऊर्जा होती है। टूटने पर यह तुरंत ऊर्जा मुक्त करता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीनो एसिड किस महत्वपूर्ण जैविक अणु की मूलभूत इकाई है? तो यह प्रोटीन की ये अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में आवश्यक है। शरीर के सभी एंजाइम और कई हार्मोन भी प्रोटीन है। मांसपेशियों के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। तो प्रोटीन का सबसे मेन काम होता है मांसपेशियों के विकास में यानी कि उनका ग्रोथ में। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। दसवां प्रश्न है, वसा के प्रति ग्राम से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये होता है 9 कैलोरी। वसा शरीर में ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है। यह कार्बोहाइड्रेट से दुगने से अधिक ऊर्जा देती है। शरीर के तापमान नियंत्रण में सहायक होती है और विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में मदद करती है। यह एडिपोज ऊतक में जमा होती है। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है ये है, ये आप लोग याद रखना कि वसा एडिपोज ऊतक में जमा होती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि पौधों में जल और खनिजों का ऊर्ध्वाधर परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। पौधों में जल और खनिजों का ऊर्ध्वाधर परिवहन। और अगर रहेगा कि भोजन का परिवहन पौधों में, तो वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह जड़ से पत्तियों की ओर मतलब ऊपर जाता है। इसमें प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। यह मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो अभी मैंने बताया फ्लोएम ऊतक पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन का परिवहन करता है। यह पौधों के सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। इसमें द्विदिशीय प्रवाह संभव है। जाइलम में था कि एक दिशीय सीधे नीचे से सिर्फ ऊपर की ओर जाता था, लेकिन इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्रवाह संभव है। यह मुख्य रूप से जीवित कोशिकाओं से बना होता है और भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि पौधों को कठोरता और दृढ़ता प्रदान करने वाला मृत ऊतक कौन सा है? यानी कि नारियल के जो छिलका होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये होता है अस्कैरलेकाइमा। अस्कैरलेकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। लिग्निन के जमाव के कारण यह अत्यधिक कठोर होता है। बीजों का कठोर आवरण इसी से बनता है। नारियल का छिलका भी इसी ऊतक का बना होता है। यह पौधों को मजबूत यांत्रिक शक्ति देता है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पौधों के तने और पत्तियों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये होता है कोलन काइमा के कारण। कोलन काइमा के कारण पत्तियों के तना और पत्तियां लचीलापन होता है। कोलन काइमा जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है। इनकी कोशिकाओं में पैक्टिन और सेल्यूलोज होता है। यह तने और पत्तियों में लचीलापन लाता है। पौधे बिना टूटे आसानी से झुक जाते हैं कोलन काइमा के कारण। युवा पौधों को यह सहारा भी देता है। अगला प्रश्न है, फलों का गुद्दा और पौधों का नरम हिस्सा मुख्य रूप से किस ऊतक का बना होता है? तो ये होता है पैरेन्काइमा के कारण। इनकी कोशिकाएं जीवित और पतली भित्ति वाली होती है। यह मुख्य रूप से भोजन का भंडारण करता है। पौधे के नरम भाग जैसे कि गुद्दा ये सब में मौजूद होता है। क्लोरोफिल होने पर यह प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल युक्त होने पर इसे क्लोरेकाइमा कहते हैं।
अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो यह है शीर्षस्थ विभजोतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। यह जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। लगातार कोशिका विभाजन इसका मुख्य कार्य है। पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए यही जिम्मेदार है। इससे नए पत्ते और शाखाएं भी विकसित होती है। शीर्ष के काटने पर पौधे की लंबाई बढ़ना रुक जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले पैरेन्काइमा ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। यह पैरेन्काइमा ऊतक का ही एक विशेष प्रकार है। इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं यानी कि हरितलवक। इसी के कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। पत्तियों की मेसोफिल में प्रमुखता से पाया जाता है। पौधों का हरा रंग इसी के कारण होता है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, प्रश्न नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? तो ये होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल भाग है। ये यहाँ अधिकांश प्रतिक्रिया यानी केल्विन चक्र होती है। इस प्रक्रिया में CO2 में ग्लूकोज बनता है। ATP और NADPH ऊर्जा का उपयोग होता है। रूबिस्को नामक महत्वपूर्ण एंजाइम यही कार्य करता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? ये होता है थाइलाकॉइड में। ये सिक्के जैसी झिल्लीदार संरचनाएं हैं। प्रकाश प्रतिक्रिया का मुख्य स्थान यही है। क्लोरोफिल इन्हीं झिल्लियों में पाया जाता है। यहाँ जल का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये आप लोग याद रखना, थाइलाकॉइड। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो मुक्त करते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। यह जल के अणुओं को टूटने से बनती है, रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में आती है और सभी जीवों के शोषण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के तनों के विकास और बढ़ाव को नियंत्रित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन। ये आप लोग याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन पौधों में विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सिन तनों के शीर्ष भाग पे बनता है। कोशिका वृद्धि और विस्तार को प्रेरित करता है। पौधों के प्रकाश की ओर मुड़ने का मुख्य कारण ऑक्सिन ही है। जड़ों के विकास में भी यह सहायक होता है। कृत्रिम ऑक्सिन के उपयोग खरपतवार नाश के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है साथियों, कि बीजों के अंकुरण और फूलों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो ये सहायता करता है जिब्रेलिन। आप लोग याद रखना, यह बीज की प्रसिद्धि तोड़कर अंकुरण में सहायता करता है। तनों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह फूल खिलने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कृषि में फूलों का आकार बढ़ाता है। फसल की उपज बढ़ाने में इसका व्यापक उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 23 है, पौधों में रंध्रों को बंद करने में मदद करने वाला तनाव हार्मोन कौन सा है? तो देखो, जब भी तनाव हार्मोन पूछेगा तो ये है एब्सिसिक एसिड, जिसका शॉर्ट नेम ABA है, एब्सिसिक एसिड। आप लोग याद रखना, यह एक वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन है। सूखे के समय यह रंध्रों को बंद कर देता है। यह पत्तियों और फूलों के झड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेन पॉइंट, बीज की प्रसुप्ति बनाए रखता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा के कारण इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, फूल मूल रूप से पौधा के किस भाग में संशोधित रूप है? तो यह है प्ररोह यानी कि शूट। फूल एक संशोधित और संघनित प्ररोह है। यह पौधों का मुख्य यौन प्रजनन अंग है। पुंकेसर यानी कि नर और स्त्रीकेसर मादा इसके मुख्य भाग हैं। परागकणों का निर्माण इसके पुंकेसर में होता है। निषेचन के बाद फूल का अंडाशय फल में बदल जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के पहले पोषी स्तर पे कौन होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये सूक्ष्म जलीय पौधे और शैवाल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक उत्पादन है और पृथ्वी का लगभग 50% ऑक्सीजन इन्हीं से उत्पन्न होता है। ये आप लोग याद रखना ये सब पॉइंट्स। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 है बायोलॉजी से। छोटी आंत में सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर अवशोषण में मदद करने वाली अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं विलाय के नाम से या फिर विल्ली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। विलाय छोटी आंत में अंगुली जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। यह आंत के भीतर अवशोषण का सतह क्षेत्र बहुत बढ़ा देती है। इनमें रक्त वाहिकाओं को बहुत घना जाल होता है। पचे हुए भोजन को तेजी से सोखने में मदद करता है और पोषक तत्वों को सीधे रक्त प्रवाह में भेजता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग से होता है? तो ये होता है अमाशय से। अमाशय की दीवारें गैस्ट्रिक रस स्रावित करती है। प्रोटीन का पाचन शरीर में यहीं से शुरू होता है। यहाँ का HCl हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। भोजन को मथकर एक लेई में बदल देता है। अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदलता है? तो ये है पेप्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम है। यह केवल उच्च अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। शुरुआत में निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। जटिल प्रोटीन अणुओं को सरल पेप्टोन में तोड़ता है और अमाशय की ग्रंथियों द्वारा इसका उत्पादन होता है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो इसका नाम है एमाइलेज या फिर टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है। यह लार में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है। मुंह से ही स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। जटिल स्टार्च को सरल माल्टोज शर्करा में बदल देता है। भोजन को अधिक चबाने पर इसी कारण वह मीठा लगता है। अग्नाशय द्वारा भी एमाइलेज स्रावित होता है। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 है। अमाशय में गैस्ट्रिक रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 1 से 2 के बीच। अत्यधिक अम्लीय। गैस्ट्रिक रस अत्यधिक अम्लीय होता है। pH मान 1 से 2 होता है। यह अम्लीयता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही गैस्ट्रिक रस इतना ज़्यादा अम्लीय होता है। भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया इसमें नष्ट हो जाती हैं। पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। पेट की श्लेष्मा परत इसे अल्सर होने से बचाती है। देखो, आप लोग सोचते होंगे कि जो पेट में अम्लीय है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ज़्यादा एसिडिक, तो उससे हम लोग के पेट को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये पेट की जो श्लेष्मा है, म्यूकस, ये बचा लेती है हमारे पेट को। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है कि वसा के पाइसीकरण में कौन सा तरल मुख्य भूमिका निभाता है? यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। तो ये है पीतरस, बाइल जूस मुख्य भूमिका निभाता है। पीतरस यकृत द्वारा निर्मित होता है। यह वसा का पाइसीकरण करता है। यह आंत में भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। यह पित्ताशय में संचित और गाढ़ा होता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि पीतरस का निर्माण किस अंग में होता है और यह कहाँ पे जमा होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में, गैल ब्लैडर में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है और पीत रस यकृत में बनकर पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय इस पित्त को
गाढ़ा करता है। भोजन पचते समय पित्ताशय इसे छोटी आंत में छोड़ता है। और यकृत शरीर के विषहरण का भी मुख्य अंग है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का भी मेन एक बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो यह है अग्नाशय का हिस्सा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है। लैंगरहैंस की दीर्घकाय इसका अंतःस्रावी हिस्सा है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती है। इसकी खराबी से मधुमेह रोग होता है। हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34। साथियों, प्रश्न संख्या 34 है कि गैस्ट्रिक रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो दूध के जमाव में मदद करता है? तो यह है रेनिन। रेनिन मुख्य रूप से नवजात शिशुओं के आमाशय में मिलता है। यह दूध के प्रोटीन यानी कि जो केसिन हम लोग जिसे बोलते हैं को पचाने में मदद करता है। यह दूध को दही में बदल देता है। इससे दूध पेट में अधिक समय तक रुकता है और पच जाता है। वयस्कों में इसका स्राव बहुत कम या फिर बंद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है पानी का अवशोषण करना। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन को अवशोषण करना है, जबकि बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य अपशिष्ट से पानी को अवशोषित करना है। यह अपशिष्ट को ठोस मल में बदल देती है। इसमें मौजूद सहजीवी बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन B12 बनाते हैं। इसके ठीक काम न करने पर डायरिया होता है। प्रश्न संख्या 37 है कि दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों की सबसे बाहरी और सफेद रक्षात्मक परत है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांतों को चबाने की टूट-फूट और कैविटी से बचाता है और एक बार नष्ट होने पर शरीर इसे दोबारा नहीं बना सकता। ये जो पॉइंट है आप लोग याद रखना, एक बार नष्ट होने पर शरीर इसे दोबारा नहीं बना सकता। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंतों के रस का दूसरा नाम क्या है? तो यह है सक्स एंटेरिक्स। सक्स एंटेरिक्स इंटेस्टाइल जूस का दूसरा नाम है। सक्स एंटेरिक्स छोटी आंत का मुख्य पाचक रस है। यह पाचन प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न करता है। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड और शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइमों का मिश्रण होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है नेफ्रॉन। अगर न्यूरॉन रहेगा तो वो मस्तिष्क का संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन गुर्दे की सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई है। यह रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसी के माध्यम से मूत्र का निर्माण होता है और शरीर में जल और नमक का संतुलन बनाए रखता है। लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाला उत्पाद है। यह मूत्र को उसका विशिष्ट पीला रंग प्रदान करता है। यह बिलिरुबिन के टूटने की श्रृंखला का अंतिम चरण है। पानी कम पीने पर इसका संकेंद्रण बढ़ने से मूत्र गाढ़ा पीला हो जाता है और यह शरीर से बाहर निकालने जाने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है। प्रश्न संख्या 40 है साथियों, गुर्दे का काम करना बंद करने पर रक्त छानने की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं हेमोडायलिसिस। यह कृत्रिम गुर्दा मशीन का उपयोग करके रक्त साफ करने की मशीन है। इसमें डायलाइजर नामक विशेष फिल्टर का उपयोग होता है। यह किडनी फेलियर के रोगियों के लिए आवश्यक है। मशीन रक्त से अतिरिक्त पानी और विषाक्त पदार्थों को निकालती है। रोगी को जीवित रहने के लिए इसे नियमित रूप से कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है,
यदि गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर दें तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में पानी भरना और हाथ पैर में सूजन हो जाता है। गुर्दे फेल होने पर शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। हाथ पैर और चेहरे पर भी गंभीर सूजन आ जाती है। रक्त में यूरिया और अन्य विषाक्त पदार्थ खतरनाक स्तर तक बढ़ जाते हैं और रोगी का रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की यह जानलेवा स्थिति है। अगला प्रश्न है प्लैटिहेलमिन्थेस यानी कि चपटे कृमि का मुख्य उत्सर्जन कौन सा है? तो ये हैं ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स। ज्वाला कोशिकाएं चपटे कृमियों का उत्सर्जी अंग है। यह शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। यह मुख्य रूप से अमोनिया जैसे अपशिष्टों को बाहर निकालती है। इसमें पश्चाताप की गति लौ जैसी दिखती है। यह जंतु जगत की एक बहुत ही सरल और आदिम संरचना है। अगला प्रश्न है कीटो जैसे कि तिलचट्टों का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये है मैल्पिघियन नलिकाएं यानी कि मैल्पिघियन ट्यूब्स। मैल्पिघियन नलिकाएं कीटों का मुख्य उत्सर्जी अंग है और ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है। कीटों के शरीर में जल संरक्षण में बहुत मददगार है। यह सीधे कीटों की आंत से जुड़ी होती है। तिलचट्टे में यह प्रमुखता से देखी जाती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है कि केचुए का मुख्य उत्सर्जन क्या है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को फिल्टर करता है? तो ये है नेफ्रेडिया। आप लोग याद रखना। नेफ्रेडिया केचुआ और अन्य एनेलिड्स का उत्सर्जी अंग है। यह रक्त और देहगुहा में अपशिष्ट को छानते हैं। यूरिया और अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये नलिकाएं संरचनाएं होती हैं जो त्वचा या आंत में खुलती है। ये शरीर के जल संतुलन में भी सहायता करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि क्रेस्टेशियंस यानी कि जैसे कि झींगा में उत्सर्जी अंग किस अंग के माध्यम से होता है उत्सर्जन? तो हरी ग्रंथियों के माध्यम से होता है इसमें उत्सर्जन। हरी ग्रंथियां झींगा जैसे क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। ये उनके एंटीना के आधार पर स्थित होती हैं। इनका मुख्य कार्य अमोनिया का उत्सर्जन करना है। ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानती है। जलीय जीव में संतुलन बनाए रखने में अहम है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। प्रश्न है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो हम लोग AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखना। और O निगेटिव रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। हम लोग इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले को किसी भी समूह का रक्त ले सकते हैं। इनकी लाल रक्त कोशिकाओं में A और B दोनों एंटीजन होते हैं। इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसी कारण रक्त आदान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इन्हें मेडिकल भाषा में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया कि O निगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। O निगेटिव रक्त समूह वाले किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं। इनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता। प्राप्तकर्ता के शरीर में यह रक्त कोई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं करता। आपात स्थिति में यह सबसे सुरक्षित रक्त माना जाता है। इन्हें मेडिकल भाषा में सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 48। मछलियों के शरीर में कितने हृदय मतलब कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी कि चैम्बर्स? तो 2 होते हैं। एक अलिंद होता है और एक निलय। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। यह हृदय केवल सिरिये यानी कि अशुद्ध रक्त को पंप करता है। इनमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय से रक्त सीधे गलफड़ों में जाते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में वापस आए बिना सीधे शरीर में जाता है। प्रश्न संख्या 49 है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 3 कक्ष।
इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त थोड़ा मिल जाता है। इनमें दोहरा परिसंचरण होता है लेकिन वह अपूर्ण होता है। ये फेफड़े और त्वचा दोनों से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था ठंडे खून वाले जीवों के अनुकूल है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 है साथियों कि वह कौन सा सरीसृप है जिसके हृदय में पक्षियों और स्तनधारियों की तरह 4 कक्ष होते हैं। तो ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक सरीसृप होने के बावजूद 4 कक्षीय हृदय रखता है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूरी तरह से अलग रहता है। इनकी हृदय संरचना पक्षियों और स्तनधारियों के समान है। यह इसे पानी के भीतर लंबे समय तक रहने में मदद करता है और विकासवादी दृष्टिकोण से इसे एक महत्वपूर्ण अपवाद माना जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं स्तनधारियों यानी कि मैमल्स और पक्षियों के हृदय में। इनके हृदय में 4 पूर्ण कक्ष होते हैं। शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बीच कोई मिश्रण नहीं होता है। इनमें पूर्ण दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह गर्म खून वाले जीवों के लिए आवश्यक है। इससे शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मछलियों के शरीर में रक्त हृदय से होकर एक पूर्ण चक्र में कितनी बार गुजरता है। तो केवल एक बार। एकल परिसंचरण होता है क्योंकि मछलियों में रक्त हृदय से केवल एक चक्र में केवल एक बार गुजरता है। रक्त का मार्ग हम लोग देखते हैं हृदय से फेफड़ों फिर शरीर फिर वापस हृदय में आ जाता है। इसका फैक्ट्स आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि फेफड़ों से बाह्य अलिंद तक ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त कौन सी रक्तवाहिका ले जाती है। तो ये है पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा शरीर की एकमात्र सीरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाती है। यह हृदय के बाएं अलिंद में खुलती है। सामान्यतः अन्य सभी सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। मानव परिसंचरण तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है मानव हृदय के 4 कक्षों को विभाजित करने वाली मोटी पेशीय दीवार क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम हृदय को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटने वाली दीवार है। यह ऑक्सीजन युक्त और डी ऑक्सीजन रक्त को मिलने से रोकता है। यह एक बहुत ही मोटी और मजबूत पेशीय संरचना है। हृदय के चारों कक्षों को अलग रखने में इसकी अहम भूमिका है। पूर्ण दोहरे परिसंचरण को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। यह पूरे शरीर में विद्युत संकेतों का संचार करती है। डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी इसके मुख्य भाग हैं। एक बार नष्ट होने पर न्यूरॉन को दोबारा विभाजन नहीं होता है। मानव मस्तिष्क में अरबों की संख्या में न्यूरॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह आकार में एक मटर के दाने के बराबर होती है। यह शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और वृद्धि हार्मोन इसी के द्वारा स्रावित होता है। यह स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करती है। तो मास्टर ग्रंथि हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये है फीमर, जांघ की हड्डी। ये मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। वहीं पे अगर बोलेगा कि सबसे छोटी हड्डी तो ये कान की स्टेपिस हड्डी होती है, वो सबसे